नमस्कार, वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ व्हाट डज दिस डेटा से। ये डेटा क्या कहता है। आज का एपिसोड थोड़ा सा फ़र्क है। ये किसी एक विशेष टॉपिक पर नहीं है, बट कुछ खबरें जो पिछले हफ्ते महीने में आ रही थी, वो एक डिस्टर्बिंग सा ट्रेंड नज़र आता है मेरे को। तो इसलिए मैंने सोचा आपसे शेयर करूं और हम सब मिलके ये सोचें कि क्या हम चुप रहना हमारे पास ऑप्शन है इन सब चीज़ों का, इनका क्या इफ़ेक्ट आज हो रहा है और क्या इफ़ेक्ट होगा इन सब का आने वाले समय में। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। इसमें मैंने जो सेलेक्ट की हैं खबरें वो 2-3 तरह की हैं। पहला तो जो बहुचर्चित न्यूज़ है, जिसका इन्फोसिस के बारे में, जो कि पंचजन्य एक मैगज़ीन में एक आर्टिकल उन्होंने टारगेट किया है, तो उसके बारे में कुछ बात करेंगे। दूसरा है कि स्टेट पुलिस ज़्यादातर केस जो उन्होंने किए हैं देशद्रोही और इनके खिलाफ, वो कोर्ट में ये केस हारते क्यों हैं। ये एक ट्रेंड भी बढ़ता जा रहा है। फिर बात करेंगे कुछ अजीबोगरीब जजमेंट्स की जो यूपी से आई है, यूपी हाई कोर्ट से आई हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और चौथी है सुप्रीम कोर्ट की लगातार फटकार जो पड़ रही है सरकारों को, उसके बारे में, खास करके पिछले हफ्ते जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया जो है वो एक फेक न्यूज़ फैला रहा है और कम्युनल ओवरटोन्स हैं इस मीडिया पर, और इसके बारे में सरकार क्या कर रही है। लास्ट में अगर समय बचा इस एपिसोड में तो बात करेंगे जॉब रिजर्वेशंस की कि ये किस तरफ बढ़ता जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। अभी पिछले हफ्ते एक आर्टिकल छपा था, एक मैगज़ीन है पंचजन्य, उसमें इन्फोसिस के खिलाफ एक सज्जन है जिनका नाम है चंद्र प्रकाश, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा था। ये मैं हेडलाइंस आपको दिखा रहा हूँ जो पिछले दिनों अखबारों में और सोशल मीडिया पर आई थी कि उन इन्फोसिस को जोड़ा गया है टुकड़े टुकड़े गैंग से और कहा है ये नक्सल को सपोर्ट करते हैं और इस कंपनी की वजह से जो टैक्स पेयर का ट्रस्ट है या जीएसटी पेयर का ट्रस्ट है वो सरकार में ख़त्म होता जा रहा है, इसलिए ये एंटी नेशनल है और ये बाहर की कंपनियों के लिए ज़्यादा काम अच्छी तरह करते हैं बनस्पत के हिंदुस्तानी सरकार के लिए। तो ये काफ़ी कुछ इसमें लिखा गया जो आप सबने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। इसका खंडन जो मोहनदास पाई हैं, जो एक सीएफओ थे इन्फोसिस ने, उन्होंने किया है। हालांकि मोहनदास पाई जो हैं वो एक सरकार के समर्थक हैं, लेकिन इस बार जब बात उन पर आ गई है तो उन्होंने इस बात के अगेंस्ट भी लिखा है। ये है उस मैगज़ीन का पहला पेज जिसमें ये आर्टिकल है, साख और आघात। इसका मतलब होता है रेपुटेशन एंड हार्म, और इन्फोसिस पर इन्होंने कई सारे आरोप लगाए हैं। पहली चीज़ उन्होंने कहा है कि ये फेक न्यूज़ फैलाने वाली ऑल्ट न्यूज़ कंपनी को सपोर्ट करते हैं, ये दी वायर को सपोर्ट करते हैं और जो कि प्रोपेगेंडा वेबसाइट है, और इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा शहरी नक्सलियों को ये पुरस्कार देते हैं। अमेरिका के विश्वविद्यालयों में हिंदू विरोधी प्रोजेक्ट का समर्थन करते हैं और कंपनी के एचआर विभाग में मार्क्सवादियों की संख्या काफ़ी है। ये इस पर इल्ज़ाम लगाया है इस जो मैगज़ीन है। इस मैगज़ीन के एडिटर हैं हितेश सरकार, जो कि एक मीडिया पर्सन है और ये इंडिया टुडे वगैरह में भी काम कर चुके हैं। और उन्होंने अपने ट्वीट में ये कहा कि हम अपने स्टेटमेंट्स जो हमने दिया है उस पर हम स्टैंड लेते हैं, स्टैंड बाई करते हैं, और अगर इन्फोसिस को ऑब्जेक्शन है तो वो इसका जो है खुलासा करे आके कि उन्हें क्या ऑब्जेक्शन है। जो लोग आईटी से संबंध रखते हैं और आईटी कंपनियों से हैं, उन्हें पता होगा कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इतने बड़े होते हैं कि इनमें बहुत साल लगते हैं ये स्टेबलाइज होने में, और इसमें सरकार का भी सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। खैर उसमें मैं नहीं जाऊंगा, फ़िलहाल टॉपिक इसी पर है। तो अगले स्लाइड में
ये आप देखेंगे ये हैं जो प्रकाशन कंपनी है, जो पब्लिशर है वो भारत प्रकाशक दिल्ली है, जो कि पंचजन्य को पब्लिश करती है। और जैसे मैंने कहा इस आर्टिकल के जो लिखने वाले हैं वो है चंद्र प्रकाश। इसमें जो आप डायरेक्टर्स की लिस्ट देखेंगे तो वो ज़्यादातर लोग, हालांकि पीछे उन्होंने कहा था कि हम आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है, बट आप अगर इसमें देखेंगे तो ये सब एक क्लोज्ड ग्रुप है ऑफ डायरेक्टर जो आपस में कहीं और कंपनी में भी रिलेटेड हैं और आरएसएस के से बहुत संबंध है इन लोगों के और अच्छी पोस्ट पर हैं ये लोग दिल्ली में। तो जो प्रकाशक जो कि एक आरएसएस का सपोर्ट ग्रुप है, तो अगर वो इसे सपोर्ट नहीं करते थे तो इन्होंने पब्लिश क्यों करने दिया, ये मेरा एक सवाल है। एक शख्स हैं जिनका मैं विशेष नाम लूँगा जो कि इस भारत प्रकाशन के डायरेक्टर हैं, इनका नाम है उमेश उपाध्याय और इनकी लिंक्डइन पर अगर आप प्रोफाइल देखेंगे तो ये हैं प्रेसिडेंट एंड मीडिया डायरेक्टर रिलायंस इंडस्ट्रीज से। और ये रिलायंस से अगर ये वहाँ नहीं है तो इन्होंने एटलीस्ट अपना प्रोफाइल अपडेट नहीं किया है लिंक्डइन पर। तो ये एक रिलायंस कंपनी के बहुत ऊंचे अधिकारी हैं और ये भारत प्रकाशन के भी एक डायरेक्टर हैं। तो कहाँ जाके एक कंपनी जो इन्फोसिस के खिलाफ लिख रही है वो प्रकाशक इसको पब्लिश करती है और उसमें से डायरेक्टर्स एक प्राइवेट बहुत बड़े कॉन्ग्लोमरेट के ग्रुप से वहाँ के मीडिया डायरेक्टर बैठे हुए हैं। इसमें एक और चीज़ है कि हितेश सरकार जो कि एडिटर हैं पंचजन के, उन्होंने एक ट्वीट किया था, ये मैं ट्वीट दिखा रहा हूँ और उसमें उन्होंने लिंक दिया था कि भाई इतना हल्ला गुल्ला क्यों मच रहा है, आप लोग ये आर्टिकल पढ़ लें। और अगर आप देखेंगे उसको क्लिक करेंगे तो वो आर्टिकल पंचजन की वेबसाइट पर नहीं है बल्कि जियो न्यूज़ की वेबसाइट पर है, ये जो कि एक रिलायंस कंपनी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन किसको बदनाम कर रहा है, ये जानना बहुत मुश्किल है। हालांकि इसका खंडन बहुत हुआ है और पब्लिक आउटरीच भी हुआ है, बट ये एक अटेम्प्ट होता है बड़ी बड़ी नामी कंपनियों को बदनाम करने के लिए। अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर जो कि जुडिशरी से है जुड़ी हुई है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक टिप्पणी है एक केस में, जो कि मैं बताऊंगा आपको क्या केस था। नथिंग कन्विंसिंग आर्ग्यूड ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रांट्स बेल टू मैन बुक्ड अंडर यूपी लव जिहाद लॉ। यूपी में एक लव जिहाद का लॉ एनेक्ट किया गया था, उसके तहत इन सज्जन को गिरफ्तार किया और ये 6 महीने जेल में रहे। इनकी बेल एप्लीकेशन नीचे कोर्ट ने खारिज की थी, फिर ये हाई कोर्ट में आए और हाई कोर्ट की ये टिप्पणी है वहाँ की सरकार या पुलिस के लिए। ये जो आदमी था इसका नाम था मोतीलाल और ये यूपी गवर्नमेंट से केस लड़ रहा था और एक बड़ा छोटा सा जजमेंट, हार्डली 1 पेज का, जो जज साहब थे उन्होंने इसको दिया और उन्होंने ये बेल इसको दे दी, क्योंकि इसमें कोई भी किसी भी तरह से कोई केस है ही नहीं और ये कोई आर्ग्यू किया नहीं। तो ये एक ट्रेंड सा बनता जा रहा है कि आप किसी को भी पकड़ लें, उसको 2, 4, 6 महीने जेल में डाल दें और वैसे भी बेल होगी भी तब भी वो जेल तो भुगत के आएगा ही। जो तीसरी खबर है वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट की ही है। वहाँ पे पुलिस के खिलाफ जो था एक फटकार सी लगी थी, यहाँ पे जज साहब ने एक जजमेंट दी है। ये था काउ स्लॉटर के एक केस था और उसमें जज साहब ने के पास आई थी बेल एप्लीकेशन एक आदमी की और उन्होंने इस बेल एप्लीकेशन पे 12-13 पेज का एक लंबा जजमेंट दिया और वो कई बातें उन्होंने जो केस से नहीं जुड़ी थी वो भी इस जजमेंट में डाल दी। तो एक तो उन्होंने इसमें लिखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि काउ शुड बी डिक्लेयर्ड अ नेशनल एनिमल वाइल डिनाइंग बेल खारिज कर दी गई थी और उन्होंने ये 12 पेज का ऑर्डर हिंदी में दिया था, जो कि एक बहुत ही वन ऑफ केस है क्योंकि ज़्यादातर हाई कोर्ट में अंग्रेज़ी में ही काम होता है।
दोनों ने एक और मज़ेदार बात भी कही कि काऊ इज़ द ओनली एनिमल विच इनहेल्स एंड एक्सेल्स ऑक्सीजन, यानी कि वो ऑक्सीजन अंदर लेता है और बाहर भी ऑक्सीजन ही छोड़ता है। और उन्होंने फिर पंचगव्य के बहुत सारे उसमें फ़ायदे उन्होंने लिखे, जो हो सकता है सही भी हो, बट वो इस जजमेंट से उनका कोई लेना देना नहीं था। एक सिर्फ मैंने थोड़ी सी रिसर्च की कि कौन कौन प्राणी हैं इस धरती पर जो कि ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मेरे को ये पता लगा कि सारे ही प्राणी जो हैं ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हवा में जो हम अंदर लेते हैं उसमें करीब 20% ऑक्सीजन होती है, उसमें से 5% हम यूज़ करते हैं और 15% बाहर छोड़ देते हैं। वो 5% कार्बन डाइऑक्साइड में जो है कन्वर्ट होके वो बाहर निकलती है। तो ये गाय नहीं है, हम लोग भी हैं जो ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। चौथी खबर जो है वो अभी 2-3 दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं है, एक कमेंट है जो कि केस चल रहा है तबलीगी जमात का, जो कि 2020 में बोला गया था कि इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ था कोरोना फैलाने में पूरे देश में। तो उसके ऊपर चीफ जस्टिस ने ये टिप्पणी की है कि जो है इसमें फेक न्यूज़ फैलाने सोशल मीडिया पर एक बढ़ता जा रहा है और इसके अगेंस्ट एक स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए इन लोगों के खिलाफ। इससे देश बदनाम होता है, बाहर के देशों में इंडिया की बदनामी होती है। और उन्होंने खासकर एक टिप्पणी की है कि एवरीथिंग शोन इन अ सेक्शन ऑफ ए प्राइवेट न्यूज़ चैनल बेयर अ कम्युनल टोन, अल्टीमेटली दिस कंट्री इज़ गोइंग टू गेट अ बैड नेम, डिड यू एवर अटेम्प्ट टू रेगुलेट दीज प्राइवेट चैनल्स। ये पूछा है उन्होंने गवर्नमेंट से, जो कि वहाँ तुषार मेहता गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और उसका जवाब भी दिया है, बट वो कोई ख़ास कन्विंसिंग जवाब नहीं है। वो जजमेंट या नोट आप पढ़ सकते हैं, ये मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है। यही जो केस था तबलीगी जमात का, इसकी सुनवाई काफ़ी दिन से हो रही है। अक्टूबर 2020 में जो पुराने चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस बोबड़े, उन्होंने भी ये केस सुना था और उन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्चर्स पास किए थे। उन्होंने ये कहा था कि सरकार की जो रिप्लाई है वो घुमा फिरा के बोल रहे हैं, इट इज़ एक्सट्रीमली इवेसिव एंड ब्रेजनली शॉर्ट ऑफ डिटेल्स। ये उस समय शरद बोबड़े चीफ जस्टिस जो थे उन्होंने कहा था। एंड ही पुल्ड अप द इंडियन यूनियन फॉर मिसट्रीटिंग सुप्रीम कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं और एक जूनियर ऑफिसर को जवाब देने भेज दिया जो कि टोटली इधर उधर की बात कर रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सेक्रेटरी आईटी वो इसका जवाब दें कि वो ये जो चैनल्स हैं जो फेक न्यूज़ फैलाती हैं टीवी पर या सोशल मीडिया पर, उनके खिलाफ क्या कर रहे हैं। और उसका जो जवाब है उस पर उन्होंने कहा कि ये हास्यपूर्ण जवाब है कि गवर्नमेंट का जवाब था कि अगर हम एक ब्लैंकेट गैग कर देंगे मीडिया पर तो ये जर्नलिस्ट के जो राइट्स हैं उसको एंड फ्री स्पीच, जो जर्नलिस्टिक राइट्स एंड फ्री स्पीच, उसको ख़त्म कर देंगे। तो इस पर वो काफ़ी उस समय इन पर नाराज़गी भी व्यक्त हुई थी। ये सेम केस है जो अब आके दोबारा से 1 साल बाद फिर सुना गया है। ये खबर है जो 5वीं है, ये आंध्र हाई कोर्ट से है। यहाँ पे 4 सर्विंग IAS ऑफिसर्स को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जेल की सज़ा और उन पर जुर्माना किया गया। ये यहाँ पे जो IAS ऑफिसर्स हैं ये हैं फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, चीफ मिनिस्टर के एडिशनल सेक्रेटरी हैं, नेल्लोर के कलेक्टर हैं और फॉर्मर कलेक्टर हैं। इसमें 2016 में सरकार ने एक लेडी की ज़मीन ली थी सरकारी काम के लिए। आज 2021 आ गई और उसको पेमेंट नहीं हुआ वो, और जबकि ये प्रॉमिस किया था कि हम आपको ये पेमेंट 3 महीने में कर देंगे। ये जो है
जो है इस पे कोर्ट ने कहा कि आप क्या कर रहे हो, और इतना नाराज़गी व्यक्त की कि इन लोगों को जेल भिजा दिया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। अब ये IAS ऑफिसर्स हैं, इनका काम ही है काम करना, बट ये 5 साल से बैठे हैं और ये काम नहीं हो रहा, जबकि ऑर्डर पास हो चुके हैं, वो पेमेंट नहीं हो रहा था उसका। हालांकि कोर्ट ने उन्हें 15 दिन दिए हैं अपील करने पर, बट ये कोई अच्छा ट्रेंड नहीं है कि कोर्ट IAS ऑफिसर्स या IPS ऑफिसर्स को ये इस टाइप की टिप्पणी करे और जेल की सज़ा सुनाए। ये पब्लिक पर बहुत ही ख़राब इमेज पड़ता है। लास्ट में मैं बात करूँगा रिजर्वेशंस की। अभी हाल में ही आपको पता होगा कि 127th अमेंडमेंट बिल किस तरह से पार्लियामेंट, जबकि शोर शराबा हो रहा था, बट जब ये अमेंडमेंट आया तो सारा ऑपोजिशन एक हो गया और इस बिल को पास कर दिया गया। ये इसलिए आया था कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मराठास को बैकवर्ड क्लास डिक्लेयर किया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन किया कि ये आप नहीं कर सकते हैं बैकवर्ड क्लास डिफाइन, और उसके अगेंस्ट में सरकार ने स्पष्ट किया कि जो बैकवर्ड क्लास है वो स्टेट्स डिफाइन कर सकती है, और एक लॉ उन्होंने एनेक्ट कर दिया पार्लियामेंट। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें डेटा दे दूं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ईच रिलीजन बाय कास्ट कैटेगरीज़ के हमारे यहाँ पे कितने ये जो हैं रिलीजन्स हैं और उनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें आप SC, STs और OBC अगर आप देखेंगे तो वो मिला के करीब 70-71% बनते हैं। SCs जो हैं देश में 19.7% हैं, STs 8.5 हैं, एंड अदर बैकवर्ड कास्ट करीब 43% है। बात यहीं पर अटकी हुई है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमने ऑलरेडी रिजर्वेशन दिया हुआ है SC, STs के लिए। बैकवर्ड क्लासेस के लिए ऐसा कोई डिफाइंड रूल नहीं है, और यहीं पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इसको बढ़ाने के लिए हर स्टेट में अपनी अपनी तरह से लगी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक मंडल कमीशन के बाद रूलिंग थी कि रिजर्वेशन 50% से एक्सीड नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी न किसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट्स इस रिजर्वेशन को बढ़ाती जा रही हैं। ये डेटा है हमारे यहाँ पे रिजर्वेशन चार्ट, और इसमें जो है जहाँ पे एरो बना हुआ है वहाँ पे कर्नाटक आता है, जहाँ तक 50% रिजर्वेशन है। उसके नीचे की तमाम स्टेट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 2/3 से ज़्यादा स्टेट्स ऑलरेडी ये सीमा पार कर चुकी हैं। ये 50% से ज़्यादा उस स्टेट में जॉब रिजर्वेशन है वो किसी न किसी बहाने से ये कर लेती हैं। अब जो रिसेंटली बात हो रही है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की, वो भी इसमें जोड़ दिया गया। जो आप पीले मार्क्स देख रहे हैं वो EWS रिजर्वेशन है। तो कहीं ना कहीं से पॉलिटिकल पार्टी सारी मिलके अपने गेन के लिए ये रिजर्वेशन पॉलिसीज़ को बढ़ाते जा रहे हैं। ये कहाँ तक सही है ये हम और आपको ही सोचना है। सरकार का एक 2014 का एक डॉक्यूमेंट है जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की साइट पर है, जो कि बहुत डिटेल में उन्होंने दिया है कि OBCs का कैसे कैसे किस स्टेट में रिजर्वेशन होता है। ये आप देख सकते हैं उस साइट पर। इसको मैं यहाँ पर नहीं प्रेजेंट करूँगा, लेकिन इसके खिलाफ ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है इसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में कई केसेस चल रहे हैं तरह तरह के। और फिलहाल उन्होंने पिछले महीने ये पूछा भी है कि स्टेट्स को, क्या आप लोग बताइए क्या ये 50% रिजर्वेशन लिमिट हटनी चाहिए या नहीं। और ये भी पूछा है कि कितने जनरेशन्स तक ये रिजर्वेशन चलता रहेगा। तो ये एक टाइप का डिबेट चल रहा है, इस पर अभी कोई जजमेंट नहीं आई है, बट धीरे धीरे ये रिजर्वेशन बढ़ने की वजह से सुप्रीम कोर्ट में भी थोड़ी परेशानी व्यक्त की। यूनियन गवर्नमेंट ड्यूटी बाउंड है बैकवर्ड क्लास का वेलफेयर करने के लिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे में लिखा गया है। बट उसी समय एट द सेम टाइम देयर इज आर्टिकल 14, 15, 16 जो कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है कि देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स, नो सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस or any of them be eligible or discriminated against।
कि आप कहाँ रहते हैं, आपका रिलीजन क्या है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन आगे चल के इसी सेक्शन में एक क्लॉज और भी है जिसे 16.4 बोलते हैं कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल prevent the states from making any provision for the reservation of appointments or post। तो एक तरफ तो उसमें कहा है कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन आप बैकवर्ड क्लास के लिए लॉ बना सकते हैं, ये हमारे संविधान में है। तो इसी का फ़ायदा उठाकर ये डिबेट चलती आ रही है। तो लास्ट में अब मैं आपको एक ट्रेंड और बता दूं कि अब जो स्टेट्स हैं, एक तरफ ओबीसी कैटेगरी के रिजर्वेशन बढ़ाते जा रहे हैं, वो 60-70 पहुंच जाएगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का बढ़ता जा रहा है। फिर डोमिसाइल का भी एक एंगल शुरू हो गया है कि अगर आप एक स्टेट में हैं तो 15 साल आप वहाँ पर रहें तो आपको डोमिसाइल मिलेगा। और टिपिकली रिजर्वेशन गवर्नमेंट में बात हो रही है 70 से 80% के बीच में। इसमें कुछ स्टेट्स ने लॉ भी एनेक्ट कर दिया है, लाइक हरियाणा ने पिछले महीने एक लॉ पास किया पिछले साल के 75% जो है वो लोकल आप लेंगे 50,000 की सैलरी तक। आंध्रा में 75% आपको लोकल लेना है, सैलरी कैप नहीं है। झारखंड भी 75% सैलरी 75% रिजर्वेशन 30,000 सैलरी तक। तेलंगाना में 80% ऑफ सेमी स्किल्स एंड 60% ऑफ स्किल जॉब, ये लोकल्स के लिए। मध्य प्रदेश 70%, कर्नाटका 75%, महाराष्ट्र 50% फॉर सुपरवाइजरी स्टाफ, 80% ऑफ टोटल एम्प्लॉय शुड बी फ्रॉम लोकल महाराष्ट्र। और उन्होंने एक स्टेप आगे भी बढ़ गए हैं कि मराठी स्पीकिंग पीपल, उनकी भी रिजर्वेशन है। तो वो जाके कर्नाटक में जो बेलगांव का एरिया है जहाँ मराठी ज़्यादा बोली जाती है, उनको भी महाराष्ट्र में उन्होंने रिजर्वेशन देने की बात की है। ट्रेंड देखेंगे तो एक तरह से सरकारी कैप के पास पहुंच चुके हैं। इसमें अब ये सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में हैं, इन पे कोई जजमेंट नहीं हुआ है, इम्प्लीमेंट भी नहीं हुए हैं। लेकिन ये सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ये लोग ये ऐसे लॉज निकालते रहते हैं, हालांकि स्टेट गवर्नमेंट खुद भी सीरियस नहीं होती हैं इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। दिस इज़ अ वेरी इनवर्ड थिंकिंग फॉर पेटी गेन्स। आज से 50 साल के बाद अगर ये चलता रहा तो हम कहाँ होंगे, किस टाइप का रिजर्वेशन होगा। अगर मैं जाके कंपनी खोल रहा हूँ हरियाणा में और कोई कहे 80% आप लोकल लो, भैया पैसा मेरा है, कंपनी मेरी है, मैं जहाँ से चाहूँगा लूँगा। सेकेंडली, क्यों आप कतराते हैं ट्रैवल करने में, क्यों रिजर्वेशंस? और ये बढ़ते बढ़ते अब प्राइवेट सेक्टर के ऊपर भी आ गए क्योंकि सरकार जॉब्स नहीं क्रिएट कर पाई है। पिछले 2-3 साल आप देखेंगे जीडीपी ग्रोथ बहुत ही पुअर रही है, जॉब क्रिएशन नहीं हुआ है। रिजर्वेशन पॉलिसी से ट्राई कर रहे हैं कि हम खुश करें वोटर्स को, और वहाँ पे जब ये पूरा हो गया तो अब प्राइवेट सेक्टर के पीछे। तो ये देश किस तरफ बढ़ रहा है? और आप अगर लॉन्ग टर्म में सोचें तो यहाँ से क्या ब्रेन ड्रेन नहीं होगा? जो 10-20% जॉब्स बची हैं उसके लिए कितने लोग लड़ेंगे? अल्टीमेटली वो लोग सक्षम हैं, वो बाहर चले जाएंगे। तो कौन लोग बचेंगे और कौन लोग इस देश को चलाएगा? यही विचार के साथ मैं आज का एपिसोड ख़त्म करता हूँ। इस पर ज़रूर सोचिए और ये भी सोचिए क्या हम सबको चुप रहना है। आप समर्थक हैं तब भी आप सोचिए, और अगर आप समर्थन नहीं करते हैं तब तो ज़्यादा सोचिए। नमस्कार।